ओके, लेट्स गो अहेड विद टुडेस न्यूज़पेपर। आज के इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, फ्रंट पेज न्यूज़ ये है कि आप सबने सुना होगा कि हमारे जो करंट सीडीएस हैं, ठीक है, बिपिन रावत जी वो नहीं रहे बिकॉज ऑफ चॉपर क्रैश नियर तमिलनाडु नियर कोन्नूर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग बेटा, एग्जाम में क्या क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। गॉड उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान। चलिए लेट्स गो अहेड। देखिए, सबसे पहले जो चॉपर था उसका नाम क्या था, ये पहला क्वेश्चन बनता है आपका करंट अफेयर से। तो यहाँ पर देखिए, ये रशियन मेड चॉपर है MI-17V5। इसको कॉपी में लिख लो। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन की है कि जो चॉपर है उसका नाम क्या था, पहला चीज। ठीक है, प्लीज लिख लीजिए MI-17V5। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। आप देखना किसी न किसी एग्जाम में ये पूछेगा ही पूछेगा, पहला फैक्ट। ठीक है, फिर सेकंड आपका जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ठीक है, ये पोस्ट जो थी इसके फर्स्ट थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफिस होल्डर थे कौन? बिपिन रावत जी। ठीक है, बेसिकली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन सी पोस्ट है? ये है हेड ऑफ द इंडियन, चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तीन टाइप की होती है बेटा। एक होती है मिलिट्री, ठीक है, दूसरी होती है एयर फोर्स, ठीक है, एक होती है आर्मी, दूसरी होती है एयर फोर्स और तीसरी होती है नेवी। तो ये तीनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है काम करने के लिए हमने जो एक वो बनाए थे, ऑफिस बनाए थे जिसको बोले थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इसको अभी कौन होल्ड कर रहे थे करंटली? बिपिन रावत जी। ठीक है, ये क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और क्या थे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, उसको कौन होल्ड करता था? उसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होल्ड करते थे। ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में भी कौन मेंबर थे? सीडीएस मेंबर थे। ये फैक्ट लिख लो बेटा, याद नहीं रहेगा आपको इतना फैक्ट, मैं प्लीज बोल रहा हूँ, ये फैक्ट लिख लो आप लोग। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, है ना। आज पढ़ोगे, इतने ब्रिलियंट है नहीं हम लोग कि हम लोग को याद रहेगा। ठीक है, जो जो फैक्ट बताया वो सब लिख लीजिए। सबसे पहला फैक्ट कि चॉपर का नाम क्या था? चॉपर का नाम था बेटा MI-17V5। ठीक है, पहला। फिर दूसरा चीज क्या था? ये चॉपर हमने किससे लिया था? ये चॉपर हमने लिया था रशिया से। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? जो सीडीएस है, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये बेसिकली चीफ होते हैं जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है। अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कौन सी है? तीन है, एक है आर्मी, नेवी और मिलिट्री। ठीक है, इनका डायरेक्ट इन लोग सब आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? थ्रू सीडीएस। फिर सीडीएस के बारे में हम सेकंड फैक्ट देखेंगे। तो क्या है सीडीएस का सेकंड फैक्ट? कि ये जो होते हैं सीडीएस सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स कौन होल्ड करता है? सीडीएस करते हैं। ठीक है, ये इसका तीसरा है ना। तो ये सारे फैक्ट आप लोग रट लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में तो, क्लैट के एग्जाम में तो मेरे ख्याल से इस साल ये क्वेश्चन पूछा था कि गालवान वैली पे किस दिन अटैक हुआ, डेट पूछा था। डेट पूछा था गालवान वैली पे जो अटैक हुआ था। ठीक है, एग्जैक्टली मेरे को याद है, जून में किस डेट पे अटैक हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं उन लोग, तो हम लोग को सबसे सेफ साइड लेके चलना है। और डेट भी याद रखना, 8 दिसंबर। ठीक है, आज 8 दिसंबर को हुआ इनका। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड विद अनदर न्यूज। इसको कॉपी को लिख लेना, कॉपी में लिख लेना बेटा, बार बार बोल रहा हूँ मैं। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के मेंबर भी होते हैं सीडीएस। ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। कि हम इंडिया जो है वन ऑफ ऐसी कंट्री है जो बहुत ज्यादा क्या करता है, आर्म्स को इंपोर्ट करता है। तो हमने क्या बोला कि हम क्यों ना आर्म्स को खुद मैन्युफैक्चर करें। इसके लिए हमने क्या बनाया है कि हम इंडिया में भी जो जिससे हम आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं उनको बोलेंगे कि आप इसमें 30% इंडिया के सामान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होता है कि एक ऐसा काउंसिल बनेगा जो डिफेंस के प्रोडक्ट को, एक्विजिशन मतलब लेना, ठीक है, इसके बारे में डिसाइड करेगा। और ये क्या करेगा कि डिफेंस प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा इंडिया में। चलिए, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। पूरा न्यूज पढ़ने का जरूरत नहीं है, न्यूज सुन लेना है, इतना बस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर स्टेट वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत साल से ये डिमांड हो रहा है कि जो ओल्ड रिवर चैनल है, ठीक है, जो डिफंक्ट रिवर चैनल है, इनको क्या फिर से रिवाइव करो। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या, हम इंडिया में देखेंगे साइमल्टेनियसली एक जगह फ्लड आ रहा है, दूसरी जगह ड्रॉट पड़ रहा है।
तो ये चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला कि रिवर को इंटरलिंक किया जाए। इसीलिए जो यूपी के एमपी का बुंदेलखंड एरिया है, एमपी का जो बुंदेलखंड एरिया है, यहाँ पे 2 रिवर बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, केन और बेतवा। ठीक है, केन और बेतवा है। ठीक है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? केन और बेतवा। केन और बेतवा किसकी है ट्रिब्यूटरी? ये है चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी, याद रखिएगा। ठीक है, तो केन और बेतवा को क्या करना है? लिंक करना है। ये कहाँ पर है? एमपी में है। ठीक है, एमपी में, नदरन एमपी में, बुंदेलखंड और सदरन एमपी जो झांसी का एरिया है वहां पर है। ठीक है, केन बेतवा बहुत फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। चलिए, इसमें क्या होगा? इसमें आप देखेंगे कि पन्ना टाइगर रिजर्व के बहुत सारा एरिया क्या है और उसमें भी जाएगा, पानी के अंदर भी जाएगा अगर केन बेतवा वाटर लिंक होता है तो प्रोजेक्ट। तो प्लीज गो अहेड विद दिस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसमें डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़िए। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहे हैं, दतिया, पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह, ये सब क्या है? नदरन बुंदेलखंड का जगह है। ठीक है, बुंदेलखंड की डिस्ट्रिक्ट है ये, बुंदेलखंड एरिया में आते हैं, नदरन एमपी। प्लीज गो ahead with this news। देखिए, ये इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेगा कि अगर वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो क्या होगा, ये इस पैराग्राफ में लिखा है। और आपको बेटा ये चीज अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कि वाटर लिंकिंग से क्या बेनिफिट होगा, तो आपको बोलोगे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। कैसे प्रॉस्पेरिटी आएगी? इनका एग्रीकल्चर होगा, अच्छा एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज अच्छी होगी। ठीक है, इससे क्या माइग्रेशन कर्व होगा, माइग्रेशन कर्व होगा तो क्या अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको बताने हैं। देखिए, इस पैराग्राफ में लिखा है द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द बैकवर्ड बुंदेलखंड रीजन ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, इट वुड ऑल्सो हेल्प इन एड्रेसिंग अरेस्टिंग डिस्ट्रेस माइग्रेशन फ्रॉम द रीजन। चलिए, लेट इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है, जो बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें लिख लें। जो एसएससी रेलवे का है उन लोग सुन लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख लेंगे तो याद रहेगा। वो इंस्टीट्यूशन का नाम है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये क्या एपेक्स बॉडी है? एपेक्स बॉडी मतलब क्या होता है? सबसे टॉप की बॉडी। ठीक है, सबसे टॉप में जो बैठी है, किसके लिए? फॉर ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर, जितने भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर है उसके लिए एपेक्स बॉडी कौन सी है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये याद रखिएगा पहला पॉइंट। ठीक है, फिर दूसरा चीज आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि इसका फंक्शन क्या है, जान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और क्या, जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट जो भी है इसको प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, सेकंड चीज आपसे पूछेंगे कि ये बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो आपको बताना है। मेरे ख्याल से अभी तक सबको समझ आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, स्टैट्यूटरी सर क्या आवाज होता है। अटक रही है सर। हाँ बेटा, सर आवाज अटक गई थी। आवाज अटक रही है मेरे एंड पे तो सबको, सबके लिए अटक रही है कि सिर्फ एक ही बच्चे के लिए अटक रही है? सर अभी क्लियर आ रही है मुझे। भी क्लियर आ रही है? हाँ, तो थोड़ा पेशेंस रखो। चलो बेटा, ठीक है। मैंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। देखिए यहाँ पे लिखा है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये क्या है? सबसे पहला चीज आपको इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये एक एपेक्स बॉडी है। ठीक है, जो क्या काम करती है? वाइल्ड लाइफ के जो वो है, क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स, इसको रेगुलेट करती है। सबसे पहला पॉइंट ये है, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स को रेगुलेट करते हैं, पहला चीज है। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या करती है? ये वाइल्ड लाइफ को प्रमोशन करती है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट करती है, फॉरेस्ट को कंजर्वेशन को प्रमोट करती है। ये दो इसका फंक्शन है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में पूछेगा कि ये जो हमने बॉडी बनाया है, ये जो बोर्ड बनाया है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? मैंने कहा स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मोर देन 1000 टाइम्स। जो भी क्लास है, हर क्लास में मैं बताता हूँ मैं। तो ये है स्टैट्यूटरी बॉडी, ये याद रखिएगा। और कौन से एक्ट के अंदर बनाया गया है इसको? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब आपको यहाँ पे याद रखना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? 1972। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब पास हुआ, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कब पास हुआ, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ। ये सब मैंने कई बार लिखाया है, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास हुआ था, और उसके तहत, उस एक्ट के तहत हमने क्या अमेंड करके क्या बनाया? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये कब बना है? 2016 में बना है। ठीक है,
और क्या है, नहीं नहीं 2003 में बना है बेटा, सॉरी 2003 में बना है, 16 में तो इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, ये 2003 में बना है, याद रखिएगा प्लीज। ये जो बोर्ड है ये 2003 में बना है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एक्ट आया था, और उसके तहत हमने क्या बोला कि हमको एक एपेक्स बॉडी की जरूरत है, जो भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन है, उसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी जैसे करे, तो उस सेंट्रल अथॉरिटी को हमने 2003 में बनाया है, ये याद रखिएगा, इतना बेसिक फैक्ट, ठीक है। बाकी इससे ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो लिख लेना बेटा, इसके बारे में डेफिनेटली पूछेगा। पहला फैक्ट पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कब बना, 2003 में बना, कौन से एक्ट के अंदर बना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बना, ये एपेक्स बॉडी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए, ये 4 फैक्ट है बस। चलो लेट्स गो अहेड विद अनदर न्यूज। तो पेन कॉपी लेके बैठा करो बेटा अपनी, है ना। यस सर, नोट कर लिया सर। ओके थैंक यू बेटा। सोनिया गांधी जी का बर्थडे, बोली सेलिब्रेट नहीं करूंगी मैं इस साल। चलिए देखिए, ये चारों एडिटोरियल है, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। जैसे ये क्या बोल रहे हैं, एलपीजी प्राइस अगर हायर होंगे तो लोग क्या करेंगे, वापस वुड को एज ए फ्यूल यूज करना चालू करेंगे, और जब वुड को एज ए फ्यूल यूज करना चालू करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, स्मोक ज्यादा निकलेगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो अगर एलपीजी के प्राइस ज्यादा होते हैं तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार जब उज्ज्वला स्कीम लेके आई थी, ठीक है, जब सरकार उज्ज्वला स्कीम लेके आई थी, उज्ज्वला 1.0, तो क्या बोल रही थी कि इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेगा, एलपीजी हम लो इनकम हाउस होल्ड या बीपीएल कैटेगरी को सस्ते में सब्सिडाइज रेट में दे रहे हैं। तो लेकिन अभी क्या, ओवरऑल अगर एलपीजी का रेट बढ़ जाए तो लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और जब ऊपर से कोविड सिचुएशन आया है, उनका परचेसिंग पावर ऐसे ही गिर चुका है, रूरल एरिया में तो बहुत ज्यादा गिरा है। तो अगर परचेसिंग पावर उनका गिर गया है, ठीक है, वो लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, हायर रेट हो रहा है किसका, एलपीजी प्राइसेस का, तो लोग वापस किस पे जाएंगे, वापस जाएंगे वो लोग वुड में, ठीक है। और वुड एज ए फ्यूल यूज करेंगे तो ये एनवायरनमेंट के लिए सस्टेनेबल नहीं है। पहला चीज क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा। सेकंड चीज क्या होगा, ये लकड़ी से धुआं बहुत निकलेगा, ठीक है, तो ये एयर पॉल्यूशन को कर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो यही बोल रहे हैं इस आर्टिकल में, ठीक है। एलपीजी प्राइसेस आर स्कॉचिंग द एयर पोल्यूशन फाइट। अमन बेटा, आज के न्यूज़पेपर में ज्यादा आर्टिकल नहीं दिए हैं, ठीक है, जितने दिए हैं जनरली मैं एसेंस बता देता हूँ, और जो पढ़ने का रहता है मैं क्लास में बोलता हूँ पढ़ो, और चैट बॉक्स में डाउट पूछो आप, ठीक है, कोशिश मेरी यही रहती है। या तो कोई और भी डाउट रहता है तो क्लास के बाद क्लियर करते हैं, ठीक है। लेट्स गो अहेड। देखिए ऐसे ये डिप्लोमेटिक गेम्स बोल रहे हैं यूएस और चाइना के बीच में, ठीक है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट पेज का न्यूज, MI-17V5 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज का, मैं तो बोलता हूँ इस मंथ का। ये क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि कौन सा चॉपर यूज किए थे, क्योंकि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था तब भी ये पूछा गया था कि कौन सा प्लेन उड़ा रहे थे, कौन, अभिनंदन सर, ठीक है। चलिए, इसका एसेंस क्या बोलता है, लो टोबैको टैक्स पुअर हेल्थ, ठीक है, आपको पता है सिन टैक्स करके हमने कई बार बोला है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है सिन टैक्स क्या होता है। सिन टैक्स क्या होता है, जो ऐसी चीजों पे लग रहा है, देखो सिन मतलब क्या होता है, गुनाह बेसिकली, तो हम सिन टैक्स किस पे लगाते हैं, जो हेल्थ को डिट्रीमेंट करती है, फॉर एग्जाम्पल टोबैको, टोबैको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो आप, सिगरेट, ठीक है, एल्कोहल, इसमें जो भी टैक्स लगा रहे हैं हम तो बोल सकते हैं इसको सिन टैक्स एक प्रकार का। और इसमें देखिएगा आप जीएसटी के स्लैब में, अल्कोहल तो ह्यूमन कंजप्शन के लिए जीएसटी के स्लैब में नहीं आता है, लेकिन जो सिगरेट है, ठीक है, पान मसाला है, या तो फिर टोबैकोस है ना, ये सब क्या है, बहुत 28% के स्लैब में आते हैं, 28% प्लस सिंटैक्स भी अलग से हम ले लेते हैं 2-3%, ठीक है, सेस या सरचार्ज। तो यही बोल रहे हैं कि इस एग्जाम में अगर टोबैको में टैक्स रेट कम होगा तो क्या होगा, हेल्थ पुअर होगा, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ एन इंक्रीज इन टैक्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट पोस्ट जीएसटी हैज इम्पैक्टेड रेवेन्यू एंड कुड वर्सन पब्लिक हेल्थ, ठीक है। एक तो रेवेन्यू को भी घाटा पड़ रहा है स्टेट के एक्सचेकर पे भी, और दूसरा क्या हो रहा है, पब्लिक हेल्थ भी खराब हो रही है, ठीक है। तो इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए ये।
देखिए ये डाटा पॉइंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज उन लोग के लिए बहुत है, क्योंकि इंटरव्यू में ये सबसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक्चुअली एवरेज एज, रीजनल डोमिनेशन, ठीक है, और कौन से बच्चे कौन सी ब्रांच लेके सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी कैन स्किप इट। ठीक है, अब देखिए स्टेट ऑफ प्ले, प्रपोजिंग अ लॉ इन बैड फेथ। ठीक है, मतलब देखो इंडिया में क्या है, क्या बोलती है हमारी डॉक्ट्रिन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन हमारी बोलती है कि लॉ सिर्फ एंड प्रोडक्ट में अच्छा नहीं होना चाहिए, उसका फेथ भी अच्छा होना चाहिए। तो ये जो लॉ है ये बैड फेथ में हो रहा है, क्यों हो रहा है? राइट टू रिलीजन आपका दिया गया है, आर्टिकल नंबर, याद रखिएगा, बार बार मैं याद कराता हूँ, राइट टू रिलीजन आपका आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक मेंशन्ड है। आर्टिकल नंबर 25 स्पेसिफिकली इंडिविजुअल से डील करता है, जिसमें बोलता है कि आप फ्री हो अपने रिलीजन को प्रोफेस करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए। आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और आपको अगर ए रिलीजियस रहना है, अगर एथियस्ट रहना है आपको, तो भी रह सकते हो आप। लेकिन अभी रिसेंटली में कर्नाटका में क्या एंटी कन्वर्शन लॉ पास हुआ है, ठीक है, एंटी कन्वर्शन लॉ पास हुआ है, तो बैड फेथ में है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे जो आर्टिकल लिखे हैं वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो देखिए क्लैट के बच्चे ज्यादा हैं और ये आर्टिकल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेटा बाद में बात करेंगे अमन, अभी क्लास चल रही है, ये सारे डाउट आपके बाद में एड्रेस हो सकते हैं। आप मुझसे ऑफलाइन आके मिलिएगा, आपके जो भी डाउट है मैं सारे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो, प्लीज गो अहेड विद दिस आर्टिकल, फर्स्ट टू पैराग्राफ पढ़िए बेटा, बाकी फिर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आप आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है कि आपको राइट टू रिलीजन का अधिकार है। ठीक है, आपको राइट टू रिलीजन का अधिकार है कि आप फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये तीन वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में ये तीन वर्ड के साथ और दो तीन वर्ड डाल देता है और पूछता है कि आर्टिकल नंबर 25 में कौन से वर्ड लिखे हैं। प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, ये तीनों वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं एग्जाम में वर्ड डाल देते हैं, जैसे प्रियम्बल के सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस वर्ड के सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे वर्ड। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, सब्जेक्ट टू आपको कहीं अलरमेंट ना हो या आपको कोई फोर्स ना करे, आप इसको फॉलो करो। अलरमेंट मतलब क्या होता है? आपको प्रलोभन देना। ठीक है, आपको प्रलोभन देना। सो प्लीज गो अहेड विद फर्स्ट टू पैराग्राफ। देखिए लव जिहाद बहुत बसवर्ड चल रहा है अभी, हो सकता है आपके इंटरव्यू में पूछ लें कि लव जिहाद का मतलब क्या समझते हैं। ठीक है, प्लीज इसका मतलब एकदम क्लियर कट समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि जो लवर है, ठीक है, स्पेशली मेल, वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कंसील कर लेता है कि उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है, और वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है उस कम्युनिटी का जिस कम्युनिटी की गर्ल है। ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज आफ्टर मैरिंग गर्ल हैड टू चेंज देयर, क्या बोलते हैं, फॉलो द ये रिलीजन ऑफ द बॉय। ठीक है, क्योंकि आप देखिए हमारे में जो डिसेंट रेस होता है, हम पैट्रियार्कल सोसाइटी, हमारे में जो डिसेंट टेस्ट होता है फादर के नेम से होता है। ठीक है, तो गर्ल को अपनी आइडेंटिटी चेंज करके वो लड़का अपनी कंसील करके दूसरी आइडेंटिटी दिखाता है और बाद में शादी के बाद पता चलता है, तो इसको टर्म दिया गया है पब्लिक में, ठीक है, पब्लिक डिस्कोर्स में, लव जिहाद। तो आपकी एग्जाम में इंटरव्यू में पूछेगा क्या होता है, तो आप लोग इसका एग्जैक्ट यही बोलना जो मैंने बताया है। ठीक है, कहीं इधर उधर जाके मत बोलना, किसी भी कम्युनिटी के बारे में प्लस माइनस मत बोलना। लव जिहाद का जो मतलब होता है वही बताना, बस हो गया कि इसमें आइदर वन इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को, ट्रू आइडेंटिटी को कंसील करता है, और क्या है, जो आइडेंटिटी का उसका काउंटर पार्ट है, जो भी रिलीजन को फॉलो कर रहा है, उस आइडेंटिटी, उस रिलीजन को दिखाता है कि मैं भी उसी रिलीजन से हूँ। ठीक है, बस ये है लव जिहाद, कहीं भी इसके मीनिंग में चेंज मत करना। इंटरव्यू में पूछे हैं बच्चे से लव जिहाद का मतलब क्या होता है, दो क्वेश्चन पूछे थे, एक क्या इंडिया में रिलीजियस इनटॉलरेंस बढ़ रही है, और सेकंड लव जिहाद। ठीक है, गड़बड़ करके मत आ जाना। चलो,
सर कौन से पेपर में पूछे थे? क्या बेटा? कौन से इंटरव्यू में पूछे थे सर? बैंक के इंटरव्यू में पूछे थे बेटा, बैंक पीओ के। ओके सर। और सर उस लैट वगैरह इंटरव्यू रहते हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं? बेटा देखो, ये इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप लोगों को ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछने की, है ना? आप लोगों की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ओके ये सर। डिपेंड करता है ना उस समय का पब्लिक डिस्कोर्स क्या चल रहा है, बच्चा क्या चीज बोला है इंटरव्यू में। ठीक है। यस सर। जैसे एक बच्चे से पूछ लिया कि अफगानिस्तान इंडिया को टच करता है कि नहीं, और करता है तो क्यों करता है, और नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। ये क्वेश्चन पूछे थे, इंटरनेशनल रिलेशन का है। चलो, यस सर। चलिए लेट्स स्किप इट। इतना मैंने बता दिया आपको, जो मैंने बताया आर्टिकल वो याद रखिएगा। ठीक है। जो आर्टिकल नंबर 25 से 28 बताया मैंने उसको याद रखिएगा। राइट टू रिलीजन आर्टिकल नंबर 25 पे जो 3 बजवर्ड है वो याद रखिएगा। ठीक है। सॉरी, बजवर्ड नहीं बोलना चाहिए था। आर्टिकल नंबर 25 में जो 3 वर्ड दिए राइट टू रिलीजन में, कि इंडिविजुअल के साथ डील कर रहा है, आप फ्रीली प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो। ठीक है। और प्रैक्टिस कर सकते हो। याद रखिएगा ये। और जैसे कि मैंने बोला, प्रिएम्बल के जो वर्ड है वो तो हर एग्जाम में पूछता ही है, हर दूसरे एग्जाम में, वो याद रखिएगा। चलिए, अभी रावत जी के बारे में ही बताएंगे। रावत, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट टू हैव सर्व्ड कंट्री। इसमें रावत जी का आप क्या याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मैंने जो फैक्ट बताए, ठीक है, वो याद रखिएगा। ये देखिए, पाक जनरल्स फॉरेन एनवोस पेड ट्रिब्यूट। ठीक है। अब ये वर्ड का मतलब मैंने बोला था बेटा कई बार पढ़ने के लिए, ऑपोजिशन ब्लेम्स क्वेल फॉर इम्पास। ठीक है। इम्पास मतलब क्या होता है बता दीजिए। इम्पास मतलब क्या होता है? अरे मैंने कई बार बोला है आपको, इम्पास मतलब स्टेलमेट वाली सिचुएशन। ठीक है, डेडलॉक वाली सिचुएशन, इसको बोलते हैं इम्पास, की कुछ भी चीज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ऑपोजिशन पार्टी क्या बोल रही है कि जो अभी राज्यसभा से 12 लोगों को सस्पेंड कर दिए गए हैं, उसके बाद क्या हो रहा है कि जो 12 सस्पेंड हुए हैं इन लोगों को वापस नहीं ले रहे, या तो इन लोग सॉरी लेटर नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो ये चीज के लिए ऑपोजिशन किसको ब्लेम कर रहा है? गोयल को। लेकिन आपके एसएससी के एग्जाम में इम्पास का मतलब पूछेगा। इम्पास मतलब क्या होता है? ठीक है। तो आपको ये बताना है इम्पास मतलब क्या, अ काइंड ऑफ डेडलॉक सिचुएशन। ठीक है, स्टेलमेट। चलो, चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। Law panel appointments under consideration. The government has informed the Supreme Court that appointment of the chairperson and the members of 22nd Law Commission of India. अब याद रखिएगा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है। इसमें ये कौन से नंबर की है? अभी 22nd नंबर की है। ठीक है। ये याद रखिएगा। आपसे हो सकता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछेगा, तो आपको बताना है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है अभी, ये क्या करती है, जो भी लीगल रिपोर्ट है, जो भी लीगल रिपोर्ट है, ठीक है, इसके बारे में क्या करती है, इसके बारे में जैसे कि समझ लो, प्रिजन जो है, प्रिजनर्स जो है, तो प्रिजनर्स की बहुत पैथेटिक कंडीशन है। ये हमको कैसे पता चला? प्रिजनर्स की पैथेटिक कंडीशन है तो इन लोग प्रिजनर्स के ऊपर क्या किए, रिसर्च किए। ठीक है, प्रिजनर्स के ऊपर इन लोग रिसर्च किए, जो भी है प्रिजनर्स की कंडीशन है वहां जाके, और अपनी रिपोर्ट सबमिट किए। ठीक है। वैसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ना बहुत सारी रिपोर्ट सबमिट करता है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई बार क्या है, इनके रिकमेंडेशन को मान लेता है, कई बार इनके रिकमेंडेशन को नहीं मानता है। तो अभी जो नई फरवरी में अपॉइंट होने वाली है, ये 22nd नंबर की है। ये याद रखिए कौन से नंबर की है, 22nd नंबर की है। अब देखिए, ये ना एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है मतलब क्या, थ्रू द एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है हमारे यहाँ पे कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव होती है। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनती है कौन सी बॉडी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है। चलिए, और ये किसमें अटैच्ड है, किसके साथ अटैच्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ। देखिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, याद रखिएगा प्लीज। ठीक है। अभी फर्स्ट लॉ कमीशन जो है बेटा, ये किसके अंदर बना था, ये लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले ने पहला लॉ कमीशन बनाया था, चार्टर इंडिया एक्ट 1833 जब आया था उसके तहत। ये फैक्ट लिख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अभी अपॉइंट हो रहा है, नेक्स्ट ईयर एग्जाम में पूछेगा।
कौन सी एजेंसी है? एग्जीक्यूटिव एजेंसी है पहला, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करता है? जो भी लीगल रिफॉर्म्स लाने हैं उस पर अपनी रिपोर्ट बनाता है और सबमिट करता है। ठीक है, इसके रिकमेंडेशन जो रहती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अटैच्ड एजेंसी रहती है। और जब पहली बार ये कब बना था? पहली बार चार्टर इंडिया एक्ट आया था 1833, उसके बाद बना था लॉर्ड मैकॉले के अंदर, जो फर्स्ट वो थे। ठीक है, लॉर्ड इंडिया को हेड किए तो लॉर्ड थे। ठीक है, मैकॉले का स्पेलिंग है MACAULAY। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। लॉ कमीशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स में, तो हो सकता है एलेट में भी पूछे। एलेट में तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा 22nd नंबर का है ये, 22nd। ठीक है, तब से। चलो प्लीज गो अहेड विद दिस। और इसमें जो भी डाउट आएगा, जो भी वर्ड का, मेरे से पूछिएगा चैट बॉक्स में। प्लीज गो अहेड विद दिस आर्टिकल। द गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, द 22nd लॉ कमीशन वॉज constituted February 2120. However, no progress have been made in the appointment till date, and the short affidavit filed by the Law Ministry in the court does not explain the reason for the day. The government invoked the doctrine of separation of power. आपको पता है doctrine of separation of power क्या है? एक स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये बोलता है कि लेजिस्लेचर अपना काम करेंगे, जुडिशरी अपना काम करेंगे और एग्जीक्यूटिव अपना काम करेंगे। ठीक है, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज। ये कुन्नूर का नाम याद रखिएगा, कुन्नूर घाट। आपके एग्जाम में पूछेगा कहाँ हुआ, तमिलनाडु के पास कुन्नूर घाट पे हुआ ये चीज, ये याद रखिएगा। ठीक है, कुन्नूर घाट, इसको मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे फोटो भी है MI-17V5 का, हेलीकॉप्टर का। ठीक है, IAF यूजेस इट फॉर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन। इसका नाम मत भूलिएगा। चलिए, ये हमने पढ़ा था बेटा न्यूज में, फिर से सुनिए। बिल्स ऑन ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी पास, प्रोविजन इंक्लूड मॉनेटरी पेनल्टी एंड जेल टर्म फॉर वायलेशन। ठीक है, देखिए द राज्यसभा पासेस, लोकसभा से पास हो गया था जब हमने उस दिन पढ़ा था, अभी राज्यसभा से पास हो गया। द राज्यसभा पास्ड 2 bills टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक एंड सरोगेसी ऑन वेडनेसडे, was passed by the Lok Sabha on December 1। याद है हम लोग पढ़े थे, लोकसभा से पास हो गया 1 दिसंबर के पेपर को। इट was passed by a voice vote in the upper house। ठीक है, अब दोनों से पास हुआ तो क्या हुआ, प्रेसिडेंट सर एसेंट देंगे और ये क्या बन जाएगा, ऐसे ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, जैसे राज्यसभा से पास हो इससे प्रेसिडेंट सर का क्या साइन मिल जाएगा, एसेंट मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज कंप्लीट करिए इस आर्टिकल को, इसको हमने पिछली बार भी पढ़ा था। ये एक इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक है बेटा, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। इसमें लोकसभा में एक ऐसे बिल पास होता है, आप इसमें ये पढ़े होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे आप इंडियन पॉलिटी में कि बिल कैसे पास होता है। एक हाउस में आया, अगर वो हाउस पास कर दिया दूसरे हाउस में गया, और दूसरे हाउस में वो सिलेक्ट कमेटी के पास चले गया, ठीक है, उस बिल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो फिर सिलेक्ट कमेटी वापस भेजेगी उस हाउस को, और फिर राज्यसभा वापस कहाँ भेजेगा, लोकसभा में। तो ये पूरा प्रोसीजर दिया है, ये बिल उसका एग्जाम्पल है कि ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है। ये ऑर्डिनरी बिल में आता है बेटा, याद रखिएगा, ये ऑर्डिनरी बिल में आता है, याद रखिएगा। अब जो पॉलिटी पढ़ते हैं ना, जब पासिंग ऑफ बिल कि कैसे, और 3 टाइप के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है ये चीज बताया है। ठीक है, चलिए बेटा, इतना ही न्यूज आज के लिए इंपॉर्टेंट था।
ठीक है, आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग क्लास सेशन बंद कर रहे हैं। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। प्लीज वो थैंक यू फैक्ट सर। भूलना मत। प्लीज प्लीज बोल रहा हूँ, MI17V5, ठीक है, कुन्नूर घाट, ओके, और CDS के बारे में, ये तीनों चीज मत भूलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आज के पेपर के, इस मंथ का पूरा न्यूज, वो उससे इंपॉर्टेंट कोई न्यूज नहीं है। आपकी एग्जामिनेशन में MI हमने रशिया से लिया है, ये भी याद रखना, है ना। और ये एक चॉपर था, हेलीकॉप्टर था। ये कई बार क्या होता है, MI17V65 क्या है ये पूछ लेगा, तो आपको बताना है चॉपर है करके, ठीक है। मतलब इसी के डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछेगा, अपने दिमाग खुला रख के सॉल्व रखना करना। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।